एकोसिया के ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स को कॉटन गुरु का सादर नमन। 2021 में हम फिर मिलने वाले थे, पर अभी हमारे परीक्षण चल रहे हैं, तो बहुत आग्रह था सुधीर जी का और पिकेश जी का, फिर भी इस वर्ष नहीं आपके समक्ष में आ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ में हूँ ही, और मन से तो हूँ ही। अब 2 बार पहले भी आपकी हमारी वार्षिक समारोह में मुलाकात हो चुकी है। उज्जैन में जब पहला वार्षिक समारोह था आपका हमारे साथ में, तब मैंने कॉटन ऑयल में क्या क्या यूटिलाइजेशन दुनिया भर में हो रहा है और उसके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, ये मैंने हाईलाइट की थी कि आप अपना कंजम्पशन बेस किस तरह बढ़ा सकते हैं। और बहुत हद तक उसमें काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। दूसरा जो हमारा आपको प्रेजेंटेशन इंदौर में था, उसके बाद के वार्षिक समारोह में, उसमें मैंने कॉटन मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कॉटन सीड क्रशिंग इंडस्ट्री पे किस तरह हो सकता है और आगे के 3 और 6 महीने आप किस तरह मार्केट एंटिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में अपने विचार आपके सामने रखे थे। बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों से मिला है, और आप लोगों ने, हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जब आपको बताते हैं तो आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। अब इस वर्ष 3 आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, क्या है इस वर्ष का रुई का सही रिपोर्ट। दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत में रुई का कपास का उत्पादन और रुई की खपत एक समान है। और तीसरा सवाल है, क्या इस वर्ष CCI MSP परचेस में कार्यरत रहेगा। ये 3 वेधक सवाल हैं जो आपके लिए एक दिशा सूचक बन सकते हैं, एक मार्गदर्शक बन सकते हैं आगे अपना बिजनेस प्लानिंग करने के लिए। तो हम इनको एड्रेस करेंगे इस आज के वक्तव्य में। सबसे पहले कि कपास और रुई का वार्षिक रिपोर्ट गत वर्ष का क्या है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और क्रॉप कमेटी का मेंबर हूँ, तो उनका एक लास्ट ऑफिशियल रिपोर्ट जो आया था वो 354 लाख बेल का था, मतलब करीबन 3.5 करोड़ बेल का इंडिया का कपास का प्रोडक्शन है। कंजम्पशन जो है रुई का वो 330 लाख बेल का था, और निर्यात एक्सपोर्ट 77 लाख बेल, इंपोर्ट 10 लाख बेल, इस तरह का लास्ट रिपोर्ट अगस्त में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था। अब यहाँ पे जानने वाली बात आपके लिए ये है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कॉटन एसोसिएशन तो कर ही रहा है, लेकिन मिल एसोसिएशन भी अगर करे और मिल एसोसिएशन अपने कंजम्पशन के सही फिगर्स अगर शेयर करे तो बहुत मददगार हमें हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कहाँ गैप है ये मेरे दूसरे सवाल जब मैं एड्रेस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। अब वार्षिक एनुअल जर्नी जो हम कॉटन की देखें अगर, तो अगस्त टू अगस्त अगर देखें, आज अभी हमने अगस्त महीना ख़त्म किया है, तो गत वर्ष का अगस्त और इस वर्ष के अगस्त के बीच में रुई की चाल क्या रही, इसको हम अगर देखते हैं तो गुजरात शंकर 6 गत वर्ष अगस्त में 36,600 के आसपास के भाव में था। अभी इस वर्ष अगस्त में 56,000 के करीब हो गया है, तो करीबन 50% से बढ़ा है, 50% राइस हुआ है भारत में रुई के भाव के हिसाब से। अमेरिका का आइस वायदा जो है, जिस पे पूरी दुनिया अपना बिजनेस प्लान करती है कॉटन में, उसकी जर्नी अगस्त टू अगस्त 65 सेंट से बढ़कर 95 सेंट के करीब पहुंचना ये था, तो करीबन उसमें भी 45% की वृद्धि हुई है अमेरिकी आइस वायदे में। और चीन का जो इंडेक्स है, चीन का जो कॉटन इंडेक्स है वो 12,600 जो था गत वर्ष अगस्त में, वो बढ़ के 18,000 के करीब हुआ है, तो उसमें भी 45% की बढ़त हुई है। तो आप अगर देखेंगे तो तीनों इंडेक्सेस जो हैं, भारत का इंडेक्स, अमेरिका का इंडेक्स और चाइना का इंडेक्स 45% या उसके ऊपर तक की वृद्धि दिखा रहे हैं। फिर अगर डॉलर की चाल देखें भारतीय रुपए के सामने, तो वही 73 रुपया और 80 पैसा था गत वर्ष अगस्त में, जो इस वर्ष अगस्त में भी 73 रुपया और 60 पैसे था, तो वो करीबन सिमिलर रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉलर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। बीच में थोड़ी बहुत तेजी मंदी आई थी, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे करीबन ख़त्म हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गत 40 वर्ष का अगर हम अमेरिका आइस वायदा, जो सबसे स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसी भी रुई का व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी या मिल के लिए, तो उसमें करीबन आइस वायदे ने 8 बार 95 सेंट्स को टच किया है, 8 बार 40 साल में।
लेकिन सिर्फ 2 ही बार क्रॉस किया है। इस वर्ष भी हम वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 95 सेंट टच करके क्रॉस नहीं कर पा रहा है अमेरिकी वायदा। 3-4 बार उसके बहुत नज़दीक पहुंच के फिर कम हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सिर्फ हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर की है बिकॉज इतिहास के बेसिस पे ही भविष्य लिखा जाता है, खास करके टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। तो दूसरा जो है कि सोइंग के बारे में, इस वर्ष में सोइंग करीबन 117 लाख हेक्टेयर में अभी तक हुई है। 7 से 8% सोइंग कम हुई है। बारिश में अभी भी थोड़ी डेफिशिएंसी चल रही है। गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में सभी असमानताएं हमें यहाँ पे बारिश में कई राज्यों में मिल रही हैं, जिससे एक प्रश्न और जो हमें खल रहा है वो है कि भारत की उत्पादकता क्या रहेगी। हमें इतनी चिंता नहीं है, खास करके कॉटन गुरु परिवार को इतनी चिंता नहीं है कि यील्ड कम हो, क्रॉप एरिया कम हो। क्रॉप एरिया कम होना ही चाहिए। 120 लाख हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है कपास के उत्पादन के लिए। वो अभी 100 लाख हेक्टेयर के आसपास हमें लाना है, लेकिन उत्पादकता बढ़ानी है। तो उत्पादकता कम होती जा रही है और इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये उम्मीद इमीडिएटली मैं आपको नहीं दे सकता। उसका कारण ये है, आप यहाँ देखेंगे तो ये पिंक बॉलवर्म आप इसको कहिए या बॉल रॉट कहिए, ये रोग कपास को बहुत ही सता रहा है। हम तो महामारी कोरोना नाम की जो है 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं, पर कपास के किसान 4 साल से जूझ रहे हैं इस महामारी पर विजय पाने के लिए। बॉल रॉट इस तरह शुरू होता है। ये कपास का एक नॉर्मल कॉटन बॉल आप देखेंगे खुलेगा तो ये थोड़ा ड्राई होगा, पूरा वाइट होगा और यहाँ फाइबर फॉर्मेशन हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा एक रस पैदा होना शुरू हो जाता है और छोटा सा पीला एक स्पॉट आना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। ये सड़न पूरी एक साइड पे फैलती है और एक साइड पूरा खराब करने के बाद ये दोनों साइड खराब कर रही है। ये रोग 4 सालों से करीबन अक्टूबर और नवंबर के बीच में ज़्यादा देखा गया है। इस वर्ष ये फोटो 25 सितंबर के महाराष्ट्र के कुछ खेतों के हैं जो मैंने खुद लिए। तो हमारे जो फार्म विजिट चलते रहते हैं उसमें ये वार्निंग्स हम खास देते हैं। हमारे वीडियोस भी फार्मर्स के लिए गए हैं कि बॉल रॉट जो है इस साल जल्दी शुरू हुआ है, इस पर ध्यान रखिए तो यील्ड कहीं आपकी कम ना हो जाए, क्योंकि खर्चा भी बढ़ेगा और यील्ड कम होगी तो किसान कपास से दूर जाएगा। ये अपने लिए चिंता का विषय है, उद्योग के लिए। तो ये था गत वर्ष का रिपोर्ट और इस वर्ष का कपास की सोइंग कितनी है इस बारे में रिपोर्ट। अक्टूबर 15 तारीख के आसपास से आवक शुरू हो जाएगी अगर सीज़न बहुत लेट सीज़न बारिश नहीं आती है तो, और नवंबर से दिवाली के बाद से तो फुल अरेवल हमें दिखेगी। अब दूसरा प्रश्न, क्या भारत में 2020-21 में कपास का उत्पादन और रुई की खपत एक ही थे? ये प्रश्न मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ऑयल इंडस्ट्री में भी काफ़ी रिपोर्ट्स आप लोगों ने दिए हैं और सीड के प्राइसेस जो आप खुद देख रहे हैं और भुगत रहे हैं काफ़ी तेज़ हो रहे हैं और तेज़ होके टिक रहे हैं। जो पहले कभी इतनी लंबी तेज़ी नहीं आई थी और आके भी इतनी लंबी अवधि तक तेज़ी टिकी नहीं थी, पर इस साल वो टिकी है। ये क्लियर दर्शाता है कि खपत तो अच्छी है ही, सामने प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो अगर 350 लाख गांठ का भी हमारा प्रोडक्शन गिनते हैं तो खपत 350 लाख गांठ से कम नहीं होगी, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो CCI ने गत वर्ष की ओपनिंग की थी 115 लाख बेल के आसपास से, 92 लाख बेल्स का उन्होंने नया प्रोक्योरमेंट किया, तो वो 225 करोड़ बेल के ऊपर चल रहे थे, मतलब 210 लाख बेल के ऊपर चल रहे थे। आज उनके पास 10 लाख बेल भी नहीं है। 2 करोड़ बेल बेच चुके हैं CCI और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है भारत का। तो ये दिखाता है कि कंजम्पशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है और प्रोडक्शन को बहुत नज़दीक से टच कर रहा है, जो अपने लिए आगे चल के चिंता का विषय बन सकता है। इस साल एरिया कम है और कहीं उत्पादकता कम बैठी भारत में और प्रोडक्शन कम हुआ तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट अगर करते हैं तो 10% इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी सरकार ने लागू कर दी है। तो ये दर्शाता है कि कपास के भाव शायद ऊपर ही रह सकते हैं और बहुत नीचे नहीं जाएंगे। वही तीसरा प्रश्न हमें इस तरफ ले आता है कि क्या CCI इस वर्ष MSP परचेस में कार्यरत रहेगा? तो 2021 में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 2 महीने पहले तक लग रहा था कि हो सकता है।
गत वीक तक ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई चांस ही नहीं। 95 सेंट के आसपास आइस था, 56,000 के आसपास के रुई के भाव, तो कोई हिसाब से नहीं लग रहा था। लेकिन आज जो जिस तरह आइस वापस घट रहा है, थोड़ा करेक्शन मोड पे बाजार आ गया है, ये हम इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर बोलते हैं तो 90% टू 10% है उसके सामने। 90% चांस है कि 2021 में CCI की परचेज MSP के हिसाब से नहीं रहेगी। कपास के भाव 6,000 के ऊपर ही रहेंगे और MSP के सेम भाव भी रहते हैं, तो किसान जिनर को और व्यापारी को बेचना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि पेमेंट का टर्नओवर बहुत जल्दी होता है और कपास उसके घर से उठता है। तो ये CCI के आने के चांसेस 2021 में तो बहुत कम लग रहे हैं। आगे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट में फिर मंदी ला सकते हैं। तो ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो तेज़ी का कारण हो सकते हैं? तो वो है क्रॉप लॉस, जो मैंने बताया। ये ऐसा बॉल रॉट आ जाए, जिस तरह के मौसम चल रहे हैं, अमेरिका की बारिश, चाइना की बारिश, रत्नागिरी और बिहार यूपी की बारिश, 2 दिन पहले दिल्ली की बारिश, जिस तरह बारिश हो रही है, इससे क्रॉप को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लॉस हो सकता है। तो क्रॉप लॉस की वजह से तेज़ी आ सकती है, बिकॉज सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा रहेगा। दूसरा पॉइंट जो तेज़ी ला सकता है वो है अच्छी डिमांड। मिलों के पास बहुत लंबा स्टॉक नहीं है, बहुत सारा कपास मतलब रुई मिलों ने खरीदी है, लेकिन लंबा स्टॉक नहीं है। जिनर के पास तो बिल्कुल स्टॉक नहीं है, तो वो अपना स्टॉक बिल्ड करेंगे। और यान में बहुत अच्छा स्प्रेड गैप मिलों को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है स्पिनिंग मिल्स की, तो वो हिसाब से उनको रुई खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊंचे दाम की हो तो भी। ये तेज़ी के कारण है। मंदी के कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है कोरोना। ये अभी तक गया नहीं है। फार ईस्ट एशिया में भी देखिए, साउथ एशिया में, भारत में भी, केरला में, ये वापस अगर आता है कोरोना, थर्ड वेव बहुत ज़ोर से आता है, तो वापस लॉकडाउन आ सकता है और रुई में और आगे के इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फिर थोड़ी मंदी आ सकती है। दूसरा एक रीज़न है हाई फ्रेट। भारत में भी डीजल, पेट्रोल सब कुछ बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है। और विदेश में भी चाइना ने अपने पोर्ट्स बीच में बंद कर दिए थे, उनके कंटेनर ही नहीं मिल रहे थे। 300% से फ्रेट बहुत जगह बढ़ गया है, जो अनबेरेबल है एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए। ये एक डिटरेंट हम जिसको बोल सकते हैं, एक रोड ब्लॉक बन सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये थे तेज़ी और मंदी के कारण। और फिर भी हमें अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान करके चलना है। 3-3 महीने की प्लानिंग करके चलिए, बहुत लंबा गैप मत रखिए अपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। और शॉर्ट स्टेप्स अगर लेते हैं आप, तो इस सीज़न में भी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है एकोसिया में, और कॉटन गुरु परिवार की तरफ से आप सभी को नई सीज़न के लिए शुभ मंगल का।